हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो हर साल 23 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इसके कुछ और नाम है, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक और एक नाम और है द वर्ल्ड बुक डे। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, द वर्ल्ड बुक डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक, और डेट याद रखनी है 23 अप्रैल। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो एक्चुअली में ये एक एनुअल इवेंट है जो कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ताकि पूरे विश्व भर में रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को प्रमोट किया जा सके। और 23 अप्रैल ही क्यों चुना गया है? तो एक्चुअली में 23 अप्रैल के दिन काफ़ी सारे जाने माने राइटर्स हैं या ऑथर्स हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं, तो इस टाइप के ऑथर्स के बर्थ एनिवर्सरी या डेथ की डेट्स पड़ती हैं, इसलिए 23 अप्रैल चुना गया है। और हर साल जो यूनेस्को है ये एक वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनती है इस इवेंट के लिए, ओके, जिसकी पीरियड जो होती है 1 साल की होती है, यानी 1 साल के टाइम के लिए एक वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनी जाती है हर साल। तो 2021 के लिए जो कैपिटल चुनी गई है ये है जॉर्जिया का बिलीसी शहर, ओके, बिलीसी शहर जॉर्जिया का, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है इस साल। और ये जो दिन है इसको यूनेस्को के द्वारा 1995 में डिक्लेयर किया गया था। बात कर लेते हैं यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले। नेक्स्ट अपडेट है, यूएन इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। तो जो यूनाइटेड नेशंस है यहाँ पे 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक दिन रखा गया है यूनाइटेड नेशंस में, ओके, एक दिन अलॉट किया गया है। तो 23 अप्रैल को इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे का दिन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व भर में। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 23 अप्रैल क्यों चुना गया? मैंने अभी आपको बताया कि 23 अप्रैल के दिन ही जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी डेथ भी हुई थी 23 अप्रैल को, और उनका बर्थडे भी 23 अप्रैल को ही पड़ता है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 23 अप्रैल चुना गया। और स्पेनिश लैंग्वेज के लिए 23 अप्रैल क्यों चुना गया? तो क्योंकि पूरे स्पेन में 23 अप्रैल को हिस्पैनिक डे मनाया जाता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा विश्व जो स्पेनिश बोलता है। ठीक है, इसलिए दोनों लैंग्वेजेस के लिए साथ में 23 अप्रैल के दिन रखा गया है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको बता दी यूनाइटेड नेशंस की, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, तो इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ये दिन इसलिए भी मनाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि 6 लैंग्वेज हैं, वहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी, साथ ही ये प्रमोट करने के लिए कि जो 6 लैंग्वेजेस हैं उनका इक्वल यूज़ हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन दिनों को मनाया जाता है हर एक लैंग्वेज का दिन। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर हैं जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट के साथ हैं। ठीक है, 193 मेंबर्स हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट अपडेट है, अरविंद केजरीवाल विल रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021। अरविंद केजरीवाल जी वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम यानी कि WCCF। ठीक है, ये जो इवेंट है ये हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें पूरे विश्व भर से लगभग 40 सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कि लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क। तो इस तरह से इसमें भारत की ओर से दिल्ली पार्टिसिपेट करेगी और उस इवेंट में दिल्ली के साथ ही साथ भारत को रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो जो 2021 का इवेंट है ये लंदन के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। थीम याद रखिएगा, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। नेक्स्ट अपडेट है, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च। यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में यूएसए में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक लीडर समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, और वहीं पे अलग अलग 40 देशों के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भारत और यूएसए के द्वारा एक एजेंडा जिसे कहा जाता है यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, इसकी शुरुआत की घोषणा की गई है इसी समिट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका मकसद क्या होगा?
तो इसका मेन एम ये होगा कि भारत और यूएसए के द्वारा क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में पार्टनरशिप करना। इसके साथ ही यूएसए के साथ मिलकर भारत 450 गीगावाट की रिन्यूएबल पावर को भी डिप्लॉय करेगा और जो भी टारगेट सेट किए गए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तो दोनों कंट्री मिलकर उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ मेन हाइलाइट्स हैं इस समिट की, जो ये समिट हुई थी लीडर समिट, आइए देख लेते हैं। तो यूएसए ने बताया है कि जो भी पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दी जाती है, तो इसको बहुत ही जल्द डबल कर दिया जाएगा और 2024 आते आते इसे 3 गुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बताया है कि जो चाइना है इन्होंने नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट 2060 रखा है, मतलब कि 2060 तक चाइना जो है ये जो कार्बन एमिशन होता है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, 0% पे आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है कि 2035 तक ये 78% तक कार्बन एमिशन को कम कर देंगे और इसको टारगेट को ये पूरा करने में लगभग आधे रास्ते पे आ चुके हैं। ठीक है, नेट ज़ीरो करने पे आधे रास्ते पे आ चुके हैं। और जर्मनी ने बताया है कि 2030 तक ये जो एमिशन है इनको 55% तक कम कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड पार्टनरशिप विथ इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत महासागर पहल के लिए भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो एक्चुअली में 2019 में ईस्ट एशिया समिट हुआ था, नवंबर में 2019 में ईस्ट एशिया समिट हुआ था। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा IPOI को प्रपोज किया गया था। IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है भारत के साथ पार्टनरशिप के लिए इसी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 1.4 मिलियन AUD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि लगभग 81.2 मिलियन इंडियन रुपीज़ के बराबर है, ये ग्रांट दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार को बढ़ाया जाएगा, मिल के कोऑपरेट करेंगे दोनों देश। इसके अलावा जो भी कंपनियाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हेल्प दी जाएगी फाइनेंशली। उनका जो क्राइटेरिया है ये है कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या तो इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए, या फिर जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप है वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए, तभी वो ग्रांट के लिए एलिजिबल होंगे। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, फर्स्ट रैंड बैंक विल विथड्रॉ इट्स बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट रैंड बैंक ने भारत में अपनी बैंकिंग सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। तो अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको बताया था कि सिटी बैंक, ठीक है, सिटी बैंक ने भारत से अपनी बैंकिंग सर्विसेज को बंद करने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में फर्स्ट रैंड बैंक ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भारत में अपनी बैंकिंग सर्विसेज बंद कर देंगे। और ये फर्स्ट रैंड बैंक जो है ये साउथ अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और ये भारत में अपनी बैंकिंग सर्विसेज बंद क्यों कर रहा है? तो एक्चुअली में भारत में इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोल पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ही ब्रांच है जो कि मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है इनका, इस कारण से इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज को बंद करने की घोषणा की है। यहाँ की एसेट वैल्यू है अभी $118 मिलियन और भारत में इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज शुरू की थी 2009 में। ठीक है, उसके अलावा जो इन्होंने इंडिविजुअल कस्टमर के लिए लेंडिंग स्टार्ट किया था या MSMEs के लिए लेंडिंग स्टार्ट किया था, यानी पैसे या लोन देना शुरू किया था, ये 2012 में शुरू हुआ था। ठीक है, इकलौता ऑफिस मुंबई में था। यहाँ के CEO हैं एलन पैट्रिक पुलिंगर और इसका हेडक्वार्टर है जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट अपडेट है, S&P प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट एट 11% इन फिजिकल ईयर 22। S&P ने वित्तीय वर्ष 22 में भारत की GDP 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो भारत की इकोनॉमी है उसमें 11% की ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है और ये 2021-22 यानी कहें तो फिजिकल ईयर 22 के लिए ये अनुमान लगाया गया है। तो याद रखिएगा S&P ने एस्टिमेट किया है 11% का। ठीक है, इसके पहले 2020-21 की बात करें, पिछले साल की 2020-21 यानी कि फिजिकल ईयर 21, तो यहाँ पे कोविड के कारण जो S&P रेटिंग है इन्होंने भारत की GDP में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया था। याद रखिएगा, पहले 8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था और अब 11% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही जो S&P है इन्होंने भारत को BBB- रेटिंग दिया है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये सोवरेन रेटिंग होती है जो कि हर एक कंट्री की होती है। BBB- रेटिंग दी गई है। ये सोवरेन रेटिंग क्या होती है अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि फिच रेटिंग अफर्म्स इंडिया सोवरेन रेटिंग एट BBB-।
फिच रेटिंग ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB- पे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सोवरेन रेटिंग ये क्या चीज़ होती है। तो सोवरेन रेटिंग जो है ये अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि ये फिच रेटिंग है, पिछले क्वेश्चन में S&P थी, तो इनके द्वारा देशों में देखा जाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, ये देखा जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि वो कंट्री कितनी वर्दी है कि उनको अमाउंट दिया जाए, यानी लोन लेने के लिए वो कंट्री कितनी वर्दी हैं। साथ ही ये देखा जाता है कि वो FDI को कितना अपने ओर अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, उसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कंट्री की ओर, ये चीज़ बताता है सॉवरेन रेटिंग। और ये देखा जाता है कि अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पे पैसे बढ़ेंगे या डूबने के चांसेस हैं, कितना खतरा है, उसी के बेसिस पे ये रेटिंग दी जाती है। सपोज जैसे AAA है, AA है, सिंगल ए है, इस टाइप की रेटिंग दी रहती हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मानी जाती है। मतलब वहाँ पे जो FDI है उसके डूबने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। और ये जो BBB- रेटिंग है ये समझ लीजिए एक तरह से एवरेज रेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कुछ अच्छे चांस भी हैं और कुछ खतरे भी हैं पैसे डूबने के लिए, तो एक तरह से एवरेज रेटिंग है, आपको ये याद रखना है BBB- रेटिंग है। साथ ही GDP के लिए भी फोरकास्ट किया है फिच रेटिंग ने। तो 2020-21 में इन्होंने 7.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 22 यानी कि 2021-22 में 12.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। और फिजिकल ईयर 23 यानी कि 2022 से 23 के बीच में 5.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। तो आपको ये तीनों डेटा याद रखने हैं, प्लस ये सॉवरेन रेटिंग भी याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है एस मनी नियो बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट नियो बैंक ऑफ केरला। एस मनी नियो बैंक केरल का पहला नियो बैंक बन गया है। तो केरला बेस्ड एक फिनटेक सर्विस कंपनी है एसवेयर फिनटेक सर्विसेज, इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक नियो बैंक लॉन्च किया है ICICI और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप में, ठीक है। जो नियो बैंक है इसका नाम है एस मनी नियो बैंक, ठीक है। ये केरला का पहला नियो बैंक है। और नियो बैंक क्या होते हैं? नियो बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि वर्चुअली मोड में अवेलेबल होते हैं, इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये ऐप या सर्वर की तरह काम करते हैं, ठीक है। वो होते हैं नियो बैंक, वर्चुअली काम करते हैं। तो एस मनी नियो बैंक का हेडक्वार्टर है कोचीन में, CEO हैं जिमिन जेम्स कुरिचिल। तो ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, MD और CEO हैं संदीप बख्शी। और टैगलाइन है एक हम है ना, दूसरी है ख्याल आपका। और यस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है सुनील मेहता, MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया टॉप द मेडल टैली विद 7 गोल्ड्स एट 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण के साथ भारत पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है। तो अभी हाल ही में AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुआ था, संपन्न हुआ है। 13 से 23 अप्रैल तक चला ये टूर्नामेंट। कहाँ पे चला था? ये पोलैंड के केल्स में चला था, ठीक है, पोलैंड के केल्स में चला था। और भारत यहाँ पे मेडल टैली में सबसे ऊपर रहा है, पहले नंबर पे रहा है। भारत ने यहाँ पे टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड थे और 3 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से इतिहास रचा गया है। भारत की तरफ से 8 फाइनलिस्ट गए थे, इसमें से 7 वुमेन थी और 1 मेल थे। 7 की 7 वुमेन ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पे रहा रसिया और तीसरे नंबर पे रहा उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो बात कर लेते हैं गोल्ड किसने जीता है। तो जो 7 फीमेल बॉक्सर थी इनके नाम देख लीजिए। गीतिका ने जीता है 48 किलोग्राम के कैटेगरी में। नरेम बी चानू इन्होंने जीता है 51 किलोग्राम की कैटेगरी में। पूनम ने जीता है 57 किलोग्राम में। पिंका ने जीता है 60 किलोग्राम में। अरुंधति चौधरी ने जीता 69 kg में। टी सनामाचा ने चानू ने जीता है 75 किलोग्राम में। और अल्फिया पठान ने जीता है 81+ kg में, ठीक है। तो आपको ये 7 बॉक्सर हैं, इनका नाम याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किस गेम में एसोसिएटेड है या इन्होंने किस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है या किस कैटेगरी में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट अपडेट है पद्मा अवॉर्डी इंडियन इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वाहिदुद्दीन पास्ड अवे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारतीय इस्लामिक विद्वान मौलाना वाहिदुद्दीन जी का निधन हो गया है। तो ये हैं मौलाना वाहिदुद्दीन और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कोविड के कारण, कॉम्प्लिकेशन के कारण इनका डेथ हुआ है। और ये भारत के काफ़ी जाने माने इस्लामिक विद्वान थे, ऑथर थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 200 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें इस्लाम के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। कुछ अवार्ड भी इन्हें मिले थे।
2000 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया और 2009 में इन्हें राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड दिया गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है तमिलनाडुज अर्जुन कल्याण बिकम 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये हैं अर्जुन कल्याण और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाल ही में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के ये 68th नंबर के यानी 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? ये थे विश्वनाथन आनंद जी, जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। तो जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, इसे शॉर्ट में FIDE के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। मेंबर्स है 195 और प्रेसिडेंट है अर्काडी जोरकोविच। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।